जय हिंद दोस्तों। उम्मीद है कि आप श्रम विभाजन और जाति प्रथा पे जो हमने एक्सप्लेनेशन का वीडियो बनाया है उसे आप ज़रूर देखे होंगे। यदि आप उस वीडियो को देखकर कर रहे हैं तो इस सेशन में आपको बहुत मज़ा आने वाला है दोस्तों। यदि आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, उसे आप ज़रूर जा कर के देखें। तो चलिए आज हम इस वीडियो में हम लोग श्रम विभाजन और जाति प्रथा के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए दोस्तों, आपके सामने में पहला प्रश्न है कि श्रम विभाजन कहता है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। दोस्तों कहता है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक भीमराव अंबेडकर जी हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कहता है उस पर रुझान डालते हैं। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। कहता है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जो जन्म है वह कब हुआ था दोस्तों। तो आपको जैसा कि पता है कि 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 14 अप्रैल 1891 ईस्वी। एक्सप्लेनेशन आप देखे हैं तो आपका बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको आता होगा दोस्तों। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है यहाँ पर कि बाबा साहेब कहता है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। ठीक है, तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म जो है महू मध्य प्रदेश में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म महू मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न है दोस्तों श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विधा है। तो दोस्तों श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है यह एक निबंध है। ठीक है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, निबंध है। तो यह क्या है, निबंध है। तो इसकी विधा क्या होगी, निबंध होगी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निबंध। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न पर रुझान डालते हैं। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों कि भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया। दोस्तों यदि आप एक्सप्लेनेशन देखे हैं तो उसमें हमने बताया है कि भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण जो है एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट, इसका हिंदी रूपांतर जो है ललई सिंह यादव ने किया था। ठीक है, तो ललई सिंह यादव ने किया था, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा ललई सिंह यादव। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है यहाँ पर कि भारतीय संविधान कहता है भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान के निर्माता और बाबा साहेब तथा भारतीय संविधान के जनक भीमराव अंबेडकर को कहे जाते हैं दोस्तों। तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है दोस्तों संविधान का निर्माता, क्योंकि ये संविधान निर्माता में ये भाग लिए थे संविधान के निर्माण में और इसकी मुख्य भूमिका रही थी, इसीलिए इसे संविधान का जनक भी कहा जाता है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है यहाँ पर कि श्रम विभाजन कहता है श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है। यानी कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो पाठ लिया गया है दोस्तों यह उसके किस भाषण से लिया गया है। तो दोस्तों हमने जैसा कि आपको बताया है कि उसका भाषण था एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट। ठीक है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है यह भाषण। ठीक है, इसका अनुवाद ललई सिंह यादव ने किया था, हिंदी अनुवाद। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है यहाँ पर कि भीमराव अंबेडकर के कहता है भीमराव अंबेडकर के मुख्य व्यक्ति प्रेरक रहे। दोस्तों भीमराव अंबेडकर के जीवन में 3 ऐसे व्यक्ति थे जो उनका मार्गदर्शन किया करते थे दोस्तों। तो भीमराव अंबेडकर के प्रमुख 3 व्यक्ति थे, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले, जो कि ऑप्शन नंबर ए बी सी में दिया हुआ है। तो यह सभी हो जाएगा। ठीक है, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले इसके जीवन का प्रमुख व्यक्ति थे। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा, यह किसने कहा था। दोस्तों कहता है यहाँ पर कि आदर्श समाज जो होगा वह स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व पर आधारित होगा, यह किसने कहा था। तो यह कहा था दोस्तों भीमराव अंबेडकर ने, जब लोकतंत्र की परिभाषा दे रहे थे तब उन्होंने यह कहा था। ठीक है, तो और ये भी कहा था कि भाईचारे जो होना चाहिए वह दूध और पानी के मिश्रण की तरह होना चाहिए। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। कहता है आधुनिक जो सभ्य समाज है यह श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। तो यह इसलिए मानता है क्योंकि यह सोचता है कि कार्य कुशलता से हो सके। ठीक है, तो यह सोचता है कि कार्य कुशलता होने के लिए, कार्य कुशलता से हो इसके लिए श्रम विभाजन आवश्यक है। ठीक है, कि यदि जाति के अकॉर्डिंग काम को बांट देंगे तो वह जाति उस तरह के कार्य को करेगा। ठीक है, तो कार्य कुशलता के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ पर जो कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर कहता है कि भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है। तो दोस्तों भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण है जाति प्रथा। ठीक है, तो इसको याद रखिए, जाति प्रथा, जो कि बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है जाति प्रथा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कहता है उस पर ध्यान डालते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों समाज कहता है समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए अम्बेडकर ने किनको मानवीय एवं अधिकार दिलाने के लिए अनेक प्रयास किया।
तो दोस्तों समाज और राजनीतिक में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए अम्बेडकर ने अछूतों को, ठीक है, अछूतों पर ज़्यादा प्रयास किया था इसको मानवीय अधिकार दिलाने के लिए, ठीक है। क्योंकि भीमराव अम्बेडकर को भी छुआछूत का सामना करना पड़ा था बचपन में, तो इन्होंने अछूतों पर बहुत ज़्यादा कार्य किया, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों कि संविधान निर्माता अंबेडकर के अनुसार आदर्श समाज किस पर आधारित होना चाहिए? तो स्वतंत्रता पर भी आधारित होना चाहिए, समता पर भी और भ्रातृत्व पर भी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा कि भीमराव अम्बेडकर के अनुसार आदर्श समाज होना चाहिए स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व पर, तीनों पर आधारित होना चाहिए। तो अगला प्रश्न दोस्तों कहता है यहाँ पर कि भीमराव अम्बेडकर किस विडंबना की बात करते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है इस युग में जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। ऑप्शन बी है जाति प्रथा श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों भीमराव अम्बेडकर जो कहते हैं विडंबना की बात करते हैं, वह विडंबना की बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, ठीक है। जो कि चैप्टर में आपका कहानी निबंध जो है इसका पहला लाइन है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, यह एक विडंबना की बात है। तो यही इस युग में जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, इसे विडंबना बताते हैं भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। इसी की बात करते हैं। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है कि अम्बेडकर के अनुसार, कहता है अम्बेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप होना चाहिए। तो दोस्तों अम्बेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप होना चाहिए दूध और पानी के मिश्रण की तरह, ठीक है, दूध और पानी के मिश्रण की तरह, तो इसको याद रखिए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कहता है उस पर रुझान डालते हैं। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों कि लेखक, कहता है लेखक बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण किसे मानता है? ठीक है, तो लेखक जो है बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानता है? तो मानता है उसे जाति प्रथा को, ठीक है, जाति प्रथा को बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण मानता है भीमराव अम्बेडकर। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है कि जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान लिया जाए। कहता है जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। यह कथन किस पाठ का है? तो दोस्तों यह कथन जो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा इसी पाठ का है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है कि यहाँ पर कि जाति प्रथा, कहता है जाति प्रथा पैसे का दोषपूर्ण निर्धारण नहीं करती बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पैसे में बांध देती है। प्रस्तुत गद्यांश के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों इस प्रस्तुत गद्यांश के रचनाकार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कहता है उस पर रुझान डालते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि यह विडंबना की बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, ठीक है। यह विडंबना की बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। यह कथन किस पाठ का है? तो दोस्तों यह कथन जो है यह कथन लिया गया है श्रम विभाजन और जाति प्रथा से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है कि बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है दोस्तों? तो बेरोजगारी का प्रमुख कारण है जाति प्रथा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, जाति प्रथा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है कि कहता है बुद्धा एंड हिज धम्मा, ठीक है, बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है? तो दोस्तों बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक हैं भीमराव अम्बेडकर, ठीक है, जो कि हमने आपको एक्सप्लेनेशन करते समय बहुत अच्छे से बताया था कि यह इनकी रचना है, ठीक है, भीमराव अम्बेडकर की। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, कहता है हूँ आर सुधराज किसकी रचना है? ठीक है, हूँ आर सुधराज जो है यह किसकी रचना है? तो यह भीमराव अम्बेडकर की रचना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, हूँ आर सुधराज जो है भीमराव अम्बेडकर की रचना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न कहता है यहाँ पर दोस्तों कि भाईचारे का दूसरा नाम है। दोस्तों कहता है कि भाईचारे का दूसरा नाम क्या है? तो दोस्तों भाईचारे का दूसरा नाम है लोकतंत्र, ठीक है, भाईचारे का दूसरा नाम भीमराव अम्बेडकर ने लोकतंत्र को बताया, ठीक है, लोकतंत्र को भाईचारे का दूसरा नाम बताया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है कि अम्बेडकर ने किनको मानवीय अधिकार दिलाने व सम्मान दिलाने के लिए अधिक संघर्ष किया? तो हमने आपको कहा था कि अछूतों के लिए जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, अछूत, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों क्या कहता है उस पर रुझान डालते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किनके प्रोत्साहन पर, कहता है किनके प्रोत्साहन पर अम्बेडकर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए? ठीक है, तो किनके प्रोत्साहन पर गए थे? तो बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर गए थे। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा कि बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उन्होंने उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए, ठीक है। तो अगला प्रश्न की ओर रुझान डालते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर कि आदर्श समाज किस प्रकार, कहता है आदर्श समाज किस प्रकार पर, कहता है आदर्श समाज किस पर आधारित होना चाहिए? तो दोस्तों आदर्श समाज जो होना चाहिए वह स्वतंत्रता पर भी होना चाहिए, समता पर भी होना चाहिए और भ्रातृत्व पर भी होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा कि आदर्श समाज इन सभी पर निर्धारित होना चाहिए। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों कि द कास्ट इन इंडिया, कहता है द कास्ट इन इंडिया किनके द्वारा लिखा गया? तो दोस्तों द कास्ट इन इंडिया जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर
बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों क्या कहता है उस पर रुझान डालते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय ने बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है। तो हमने आपको बताया था एक्सप्लेनेशन में कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जो वाङ्मय है यह 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, 21 खंडों में। ठीक है, तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा, कहता है श्रम विभाजन और जाति प्रथा भाषण लाहौर के किस वार्षिक सम्मेलन में तैयार किया गया था। दोस्तों लाहौर के जो वार्षिक सम्मेलन हुआ था 1936 में, उसी में तैयार किया गया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये सही हो जाएगा, क्योंकि वह लाहौर का जो वार्षिक सम्मेलन हुआ था वह 1936 में हुआ था। ठीक है, तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न पर रुझान डालते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि इस युग में जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। ठीक है, नहीं है। लेखक के अनुसार यह कैसी बात है। तो यह क्या है, विडंबना की बात है, क्योंकि इस युग में जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, यह एक विडंबना की बात है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न कहता है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का निधन कब हुआ। तो दोस्तों बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का निधन 1956 में दिल्ली में हुआ था। ठीक है, तो 1956 में ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, दिल्ली में हुआ था। ठीक है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का निधन जो है दिसंबर 1956 में दिल्ली में हुआ था। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है कि मऊ मध्य प्रदेश में किसका जन्म स्थान है। मऊ मध्य प्रदेश में जो है भीमराव अम्बेडकर का जन्म स्थान है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, भीमराव अम्बेडकर का। यदि आप एक्सप्लेनेशन देखे हैं तो आपको एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आपको नहीं बनेगा। ठीक है, तो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको बना होगा दोस्तों। और आपको कैसा लगा यह वीडियो आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। देखिए, और ये जो है यहाँ पर 33 नंबर का क्वेश्चन है, जो कि कहता है देयर मैकेनिज्म किसकी कृति है। ठीक है, तो देयर मैकेनिज्म जो है यह किसकी कृति है दोस्तों, यह भीमराव अम्बेडकर की कृति है, देयर मैकेनिज्म। ये भी मैंने आपको एक्सप्लेनेशन करते समय बताया था। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न कहता है यहाँ पर कि विडंबना का अर्थ क्या होता है। दोस्तों विडंबना का जो अर्थ होता है वह होता है उपहास। ठीक है, तो इसको याद रखिए, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रश्न, विडंबना का अर्थ क्या होता है। तो विडंबना का अर्थ होता है उपहास। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। तो दोस्तों भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण है बेरोजगारी की समस्या। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है ए सही आंसर हो जाएगा कि बेरोजगारी, जाति प्रथा के कारण क्या बढ़ता है, बेरोजगारी बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगला प्रश्न दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि अंतिम क्वेश्चन है, कहता है मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है। तो दोस्तों हमने आपको एक्सप्लेनेशन में बताया था कि मानव मुक्ति का जो पुरोधा है वह भीमराव अम्बेडकर को कहा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा दोस्तों। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर हो सके तो शेयर कीजिए। और हमने आपको कहा था कि हिंदी में प्रत्येक चैप्टर के 3-3 वीडियो अपलोड होंगे, जिसमें आपको पहले में आपको चैप्टर का पूरा एनालिसिस बताया जाएगा, और सेकेंड वीडियो में ऑब्जेक्टिव सेशन को कराया जाएगा, और जो आपका थर्ड वीडियो आएगा उसमें आपका सब्जेक्टिव होगा। और इस तरह से आप अपने चैप्टर पर कमेंट कर पाइएगा दोस्तों। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज यदि आप प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं, तो आज यदि आप सब्जेक्टिव का वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से ज़रूर जा कर के देखें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।